एक चीज मैंने एक नोटिस किया कि जब लोग लॉस में होते हैं तो बहुत बार वो होल्ड कर अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, अगर वो -30 पे है तो देयर इज अ टेंडेंसी इन इन्वेस्टर कि वो लॉस अवॉइड करने के कारण -30 पे वो होल्ड करेंगे, 70 से वापस 100 आएगा उसको बेच दे। नथिंग रॉन्ग इन इट, बट अगर वो 100 से 130 हो गया तो मैंने बहुत लोगों को देखा है वो तुरंत बेच देते हैं। यार 6 महीने में 30% हो गया, चलो तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेते हैं विदाउट एनी रेस्पेक्ट टू द फंडामेंटल वैल्यू दिस स्टॉक में कैरी। केस इन पॉइंट इज एक्शन कंस्ट्रक्शन। हम लोगों ने 160 पे एंट्री की थी, वो अभी 1500 रुपये 1600 रुपये तक वो स्टॉक गया, बट आप में से कितने लोगों ने एक्शन कंस्ट्रक्शन में 10x बनाया। दूसरा एग्जांपल है शक्ति पंप। हमने 440 पे बाइंग की, वीडियो भी बनाया, 5-6 बार वीडियो में डिस्कस किया, बट आप लोगों में से कितने लोगों ने 10x बनाया। सो वहां पे मुझे लग रहा है लैकिंग है वो है बिहेवियर और डिसिप्लिन। हाउ टू राइड अ लायन। ये 10 बैगर्स जो होते हैं दीज आर लाइक राइडिंग अ लायंस, और इसीलिए मैं आपके साथ एक बिहेवियर एपिसोड ला रहा हूँ। नॉट जस्ट बिहेवियरल, बिकॉज बिहेवियर के अलावा understanding of sector is very important, and in the case of Deepak Fertilizer is of very paramount importance कि सेक्टर को भी समझें। तो मैं सेक्टर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कैसे ये 10x बना, और उस दौरान जो 6-7 क्वार्टर की जर्नी है, उस जर्नी में मैं क्या सोच रहा था, व्हाई आई डिड नॉट सेल एट 130, बिकॉज ये स्टॉक मैंने 100 पे लिया, वो तुरंत 200 हो गया था विद इन 3 मंथ्स, विद इन 18 months वो 10x हो गया। सो व्हाट वाज माय थिंकिंग प्रोसेस टू होल्ड सच अ विनर इन माय पोर्टफोलियो, दैट कुड बी अ टेक अवे। सो हियर इज अ वीडियो फॉर लर्निंग पर्पस, दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन। हालांकि ये स्टॉक काफी हॉट है, और इफ यू वांट मी टू कवर द करंट स्टेटस of the business and of the risk and of the upside potential from here, then please comment Deepak Fertilizer in the comment. और अगर ज्यादा लोगों ने कमेंट किया तो आई वुड ऑनर योर रिक्वेस्ट एंड आई वुड मेक अ फॉलो अप वीडियो कवरिंग व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन लास्ट 1 year। एंड उसके पहले की जानकारी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो प्लीज पेशेंटली वॉच इट and understand what goes in the mind of investor, because this has been discussed with my mentees group। so उनके भी thought process से आप resonate करेंगे और कैसे हम लोगों ने इसको hold किया। Here was a learning session on Deepak Fertilizer and Petrochemicals। दीपक फर्टिलाइजर, हाउ इट बिकम अ 10 बैगर। इसकी एक छोटी सी जर्नी है मेरी। मई 2020 के करीब मैंने लिया था, 23 मई को कुछ 100 के प्राइस पे मैंने एंट्री की थी, और फिर ये 90 के आसपास भी गया था, उसके 96 भी गया था, तो 96 के आसपास भी मैंने परचेज किया था। तो 100 और 96 110 यहाँ तक मैंने इस पे एक साइजेबल एंट्री कर ली थी, रफली 120 तक में। और फिर ये स्टॉक उसके बाद से इसमें ऐसा कुछ इवेंट्स होते गए, एक ट्रिगर आया जिसके कारण T1 कर लेते हैं। ये कोविड का समय है, बिल्कुल कोविड पीक पे था मई 2020। मेरा पहला स्टॉक एक्चुअली यही था कोविड के बाद। माय फर्स्ट कोविड पिक वाज दिस। तो पहला ट्रिगर जो है वो मई 2020 से मई 2021 तक फर्स्ट रेटिंग इसकी हुई यहाँ तक, यानी कि ये 250 तक चला गया। तो एक 2 बैगर यहाँ पे 2x हो गया। ये पहला ट्रिगर ने यहाँ तक इसको ले गया। अब ये 250 के करीब, 300 के करीब है, और यहां से एक और ट्रिगर आया विच वाज मोर इंटरेस्टिंग। वो बोलते हैं कि ऑप्शनैलिटीज जो है प्ले आउट होती हैं, और ऑप्शनैलिटीज में दूसरा ट्रिगर प्ले आउट हुआ, और विच लेड इट टू लाइक 1000। सो 4x अगेन, 4x वहां से हुआ, तो 4 into 2 10x हो गया नेट नेट। यहाँ से ट्रिगर 2 था, वो यहाँ पे एक्ट कर रहा था। अभी एक और ट्रिगर की मैं बात करूंगा जो कि लर्निंग है। वो आई थी ट्रिगर यहीं पे एक्चुअली सितंबर 2022 में। सो समवेयर अराउंड हेयर यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रिगर आया था जो मैंने मिस किया। सो दिस ट्रिगर आई हैव मिस्ड। नाउ वी आर एट 600 लेवल। सो 1000 से देखे तो 40% डाउन है। क्वेश्चन टू यू वुड बी, शुड वी होल्ड और नॉट। सो ये तो एक चार्ट पे मैंने बताया, प्राइसिंग की मैंने पहले ही बात कर दी, बट विल सी कि ये ट्रिगर 1 क्या था, ट्रिगर 2 क्या था, ट्रिगर 3 क्या है, और इसके बाद फिर हम एक इसको स्ट्रेटेजाइज करेंगे। अब ये सारे ट्रिगर जो है बिजनेस ट्रिगर हैं, इसमें कुछ भी कोई स्टॉक, कोई मधु केला ने एंट्री नहीं ली इसमें, किसी ने एंट्री नहीं ली। आप तो राकेश झुनझुनवाला जिंदा थे उस समय, किसी ने एंट्री नहीं ली इसमें। लेकिन आई डोंट नो एनीबॉडी अपार्ट फ्रॉम मी जिसने इस स्टॉक को सीरियसली एंटरटेन किया है। मतलब आई कुड नॉट फाइंड इवन अ मेंशन ऑफ दिस स्टॉक इन सोशल मीडिया, इन और मैंने भी मेंशन नहीं किया। मैंने भी somehow I felt कि मैं इसकी बात नहीं करूंगा तो ये अच्छा करेगा, और यही हुआ। इसके बारे में मैंने ट्वीट भी बहुत कम किया हुआ है। तो ये 10x हुआ चुपचाप, एकदम साइलेंट 10 बैगर बना। इसमें मैं इसके सारे कॉन कॉल अटेंड किए, और काफी इंटरेस्टिंग था उसको। जो मैं पढ़ता था तो आई फील एक्साइटमेंट कि हाँ ये अब तो ये सही जा रहा है, अब तो कुछ नया हो रहा है।
सो आई इट्स लाइक कि वॉचिंग अ मूवी, हर 3 महीने बाद मैं मूवी देख रहा हूँ, फिर वैसा कुछ प्ले आउट भी हो रहा है, बट मार्केट डजंट नो इट। तो इट्स लाइक अ स्लीपर हिट बोलते हैं कि वो मूवी जो होती है वो दिलवाले दुल्हनिया टाइप हिट नहीं, सुपर हिट नहीं होती है, बट वो 3-4 महीने 5 महीने तक वो चलती रहती है, लोगों को पता नहीं, धीरे धीरे लास्ट में लोग देखने लगते हैं। तो इट्स कॉल्ड स्लीपर हिट। तो ये ऐसे ही स्लीपर हिट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस था। विल गेट इनटू डिटेल ऑफ दिस, बट कोर एंड क्रक्स ऑफ दिस लेक्चर इज कि बिजनेस एनालिसिस कैसे करना होता है। बिकॉज वो मूवीज तो मैंने तो वो 2020 से लेकर 2023 तक जो देखी है, 8 एपिसोड में है, हर बार एक अलग अलग चीज हुई, काफी चीजें चेंज हुई ओवर द पीरियड। लेट्स गो टू द डे वन, मतलब डे वन यानी कि मई मार्च अप्रैल में 2020 में क्या हो रहा था। तो अगर वैल्यूएशन से देखें तो हम बात कर रहे हैं यहाँ की, एक्चुअली यहाँ की, तो ये 0.5 प्राइस टू बुक वैल्यू है इसकी जब मैंने एंट्री ली थी। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि 0.5 की प्राइस टू बुक वैल्यू इतनी लो क्यों थी, और उस समय एंट्री मैंने कैसे जस्टिफाई की। मतलब इस स्टॉक के अराउंड काफी नेगेटिव प्रेस था एक्चुअली उस समय। व्हाई आई कुड टेक दैट रिस्क, क्योंकि मुझे पता था, दैट्स व्हाई आई हैव टाइटल्ड इट द बैंकर्स एडवांटेज। तो बीइंग अ बैंकर मुझे कुछ चीजें पता थी जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता थी, इसलिए लोगों ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया। हालांकि इसी के काइंड ऑफ ग्रुप कंपनी सिस्टर कंसर्न है कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि प्रमोटर भाई भाई है। दीपक फर्टिलाइजर ये है और एक दीपक नाइट्राइट है। तो दीपक नाइट्राइट आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो 1000 वीडियोस मिलेंगे, दीपक फर्टिलाइजर पे एक भी नहीं बनेगा, मतलब एक ढंग का वीडियो। व्हाई पीपल चोज टू लिसन टू दीपक नाइट्राइट स्टोरी रादर देन दीपक फर्टिलाइजर स्टोरी, इसमें एक बैंकर्स एंगल है। एक्चुअली वो बैंकर्स एंगल जो है वो प्लेज को लेकर के। T20 में दिस शेयर प्लेज वाज एक्चुअली 30%, अभी ये अराउंड 8.5% की बात कर रहे हैं। प्लेज का प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है फॉर अ इन्वेस्टर। सपोज दीपक फर्टिलाइजर की मार्केट कैप 1000 करोड़ है और प्रोमोटर के पास 75% है, यानी 750 करोड़ का नेटवर्थ उस बंदे का है। तो और उस कुछ नया करना है जो कि उसको बैंकर उसको उसके लिए फंडिंग नहीं दे रहे हैं। ही माइट वांट्स टू ओपन अ न्यू सब्सिडरी, नया बिजनेस लाइन डेवलप करना है, या कुछ नया होटल भी खोल सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी। लेकिन वो जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट होगा वो उनकी बैलेंस शीट पे फंडिंग नहीं होगी, क्योंकि वो रिस्की है प्रॉब्ली। तो बैंकर्स वुड नॉट लेंड अगेंस्ट दैट, क्योंकि आप अगर केमिकल कंपनी है एंड यू विल गो टू अ रियल एस्टेट प्ले, देन सीसी बैंक वुड से कि नहीं, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, वी विल नॉट फंड यू, गो टू सम अदर एनबीएफसी के पास जाओ और या उससे फंड रेज करो, बैंक तो आपको नहीं देगा। तो ऐसा ही हुआ। तो ये कंपनी जो थी इसको आईएफसी के पास जाना पड़ा। आईएफसी इज इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर विच इज पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो इन्होंने रादर देन गोइंग टू एनबीएफसी और जो कि हाई रेट पे इंटरेस्ट रेट पे लोन देते, दिस कंपनी चूज टू गो टू आईएफसी और उन्हें आईएफसी से लोन भी मिल गया। सो दैट इज द पॉजिटिव। आईएफसी का फिर भी एक प्रोसेस है, अंटिल कि somebody is smart enough उसको लोन नहीं मिलेगा आईएफसी से। So these guys got a loan from IFC, which means they are smart. They are knowing credit market. That's one take. 8.5% of total share were pledged as on December 2021. ये एक साल पहले की बात है। अभी उन्होंने 8.5 से 6.9% कर दिया। उसमें एक टर्म आ रहा है NDU। अब यहीं पे मेरा बैंकर्स एडवांटेज यहाँ पे मेरे लिए वर्क किया। NDU is नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको समझना बहुत जरूरी है फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट। 99% ऑफ द स्टॉक मार्केट पीपल अंडरस्टैंड इज प्लेज। इसको प्लेज कह देते हैं, बट ये प्लेज है नहीं। ये प्लेज के नाम से इसको हम कंफ्यूज कर देते हैं, तो यहीं पे गड़बड़ हो गई। मार्केट ने इसको प्लेज समझ लिया। ये प्लेज मतलब कि आईएफसी ने इनके शेयर रख लिए हैं अपने पास, वो कभी भी बेच सकते हैं। प्लेज का मतलब ये होता है। बट दिस वाज नॉट द केस विद दिस एनडीयू। दिस वाज एनडीयू। एनडीयू में क्या होता है, इस डिफरेंट, इस माइल्डर फॉर्म ऑफ प्लेज। आपके पास अगर 75% शेयर है तो आप उसको बोल रहे हो कि भाई आप 6.9% को क्या करो, आप अपने पास ही रखो, बट उसको आप अंडरटेकिंग में मुझे राइटिंग में दो कि आप उसको बेचोगे नहीं। तो यहाँ पे अंडरटेकिंग है। अंडरटेकिंग यानी कि मैं कुछ अग्रीमेंट कर रहा हूँ विथ आईएफसी कि भाई मैं नॉन डिस्पोजल, मैं डिस्पोज नहीं करूंगा। क्या चीज? शेयर। तो नॉन डिस्पोजल ऑफ 6.9% ऑफ शेयर्स करने का अग्रीमेंट इस कंपनी ने आईएफसी के साथ किया। आईएफसी ने इसको लोन दिया, तो ये एक एनडीयू ऑब्लिगेशन हो गया। नेट मार्केट उसको प्लेज समझ रहा था। प्लेज में क्या होता है, रिस्क होता है। प्लेज क्यों बुरा है? क्योंकि वो आईएफसी के पास अगर पड़ा रहता है 7% 8% जितना भी है, वो कभी भी बेच सकते हैं। प्लेज में वो कहेंगे कि नहीं तुम पैसे दो, नहीं तो मैं शेयर बेच करके अपना पैसा सेटल कर दूंगा। तो वो राइट प्लेज में रहता है, बट एनडीयू में ये राइट नहीं रहता है, क्योंकि शेयर आपके पास होते ही नहीं, आप बेचोगे कैसे? कंपनी अगर उसको बेच देती है, अपने एंड पे बेच देती है, तो फिर वो वायलेशन ऑफ द लोन अग्रीमेंट होगा और फिर आपको उसको उसके अगेंस्ट आप अपने उसके हिसाब से एक्ट करोगे, आप उससे पैसे लोगे या फिर, तो आपका कंट्रोल एज आईएफसी कम होता है एनडीयू में, बट प्लेज में आपका पूरा कंट्रोल रहता है। तो जब अगर वो पैसे नहीं दे रहे हैं तो आप बेच सकते हो प्लेज। प्लेज हैज नेगेटिव कनोटेशन।
तो उस चक्कर में तो मार्केट इसको प्लेज समझ रही थी। अब उस समय का लिटरेचर आप देखोगे तो लोग यही बोल रहे थे कि इसमें बहुत हाई प्लेज है, क्योंकि सेबी की जो फॉर्मेट है उसमें आप एनडीयू के लिए जगह ही नहीं है। एनडीयू इज नॉट डिफाइंड टर्म फॉर सेबी। ये एनडीयू इज अ डिफाइंड टर्म फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंस। आरबीआई से गवर्न होते थे बैंक्स वगैरह, तो हम लोग भी शेयर प्लेज लेते थे, तो 21% शेयर प्लेज लेते थे, क्योंकि दैट इज द अपर लिमिट फॉर अ बैंक टू ओन एनी अदर अनरिलेटेड बिजनेस। अगर होटल इंडस्ट्री है या कुछ भी है, मैं 21% का शेयर प्लेज कवर लेकर के आपको लोन दे सकता हूँ, मैक्सिमम 21%। फिर भी लेकिन मुझे कंट्रोल चाहिए, क्योंकि मैं कंट्रोल फ्रीक हूं। मुझे चाहिए कि भाई तुम होटल नहीं चलाए ठीक से तो मैं राइट ले लूंगा, तो 51% तो मुझे चाहिए। तो 30% के लिए मैं क्या करूंगा, 30% बोलूंगा कि एनडीयू तुम साइन करो 30% का। टिपिकली यही होता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में, उसमें यही होता है। उसमें वही एनडीयू साइन किया, यानी कि तुम नहीं बेचोगे 30%। मेरे पास 21 है, मैं 30 पे तुमने अंडरटेकिंग दी है। अगर वो एनडीयू साइन करके और उसको भेज देता है किसी को, तो उसके पहले उसको अप्रूवल के लिए आना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो अगर वो बेच देता है किसी और, तो और पता चलता है, तो फिर तो आप उसका एसेट पे कवर रहता है, एसेट पे आप बेच सकते हो उठा करके, मतलब आप लंबे प्रोसेस में चले जाओगे। बट स्टिल यू हैव कंट्रोल ओवर द एसेट, फर्स्ट चार्ज रहता है। तो और भी ये एक एडिशनल फीचर है बैंकर्स के लिए। ये प्राइम सिक्योरिटी नहीं होती है, ये सेकेंडरी सिक्योरिटी बोलते हैं इसको। तो ये एक कंट्रोल के लिए है। चक्कर में ये प्राइस टू बुक वैल्यू उसकी 0.5 पे थी। और उस समय कुछ और भी हुआ था एक्चुअली, थोड़ा सा मिसहैप किया था कंपनी ने। आई वुड नॉट गिव क्लीन चिट टू द कंपनी। उन्होंने राइट इशू एक प्राइस पे इशू करने की बात की थी, और वो प्राइस बढ़ गया था, तो उन्होंने बोला था नहीं अब राइट इशू नहीं करेंगे, ऐसा कुछ किया था। इट्स लाइक बैक ट्रैकिंग ऑन योर प्रॉमिस, अनएथिकल कह सकते हैं उसको। कोई इलीगल नहीं था बट अनएथिकल था, तो उसके कारण इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी लो थी उस समय। दीपक का इसका नाम थोड़ा सा डाउन था, बट मेन रीजन ये प्लेज एनडीयू वाला था, तो इसके कारण इसको मुझे बहुत सस्ते में मिल गया। ये एक से कम प्राइस टू बुक पे आ गया, और वो पीरियड के बाद आप देखो ये एक से ऊपर में ही है, मतलब कि 2021 में ये एक के ऊपर आ गया। यहाँ पे भी एक के आसपास था जब ये सब कुछ भी नहीं हुआ था। 2013 से 2016 तक ये एक के प्राइस टू बुक पे था। अब ये अंडर वैल्यू था, तो एक बेस्ट पिक हो गया, इसीलिए 10 बैगर हुआ। अगर ये यहाँ पे हमने लिया होता, मतलब प्राइस टू बुक अगर 1 रहता, तो ये 5 बैगर होता। तो वही 5 बैगर टू 10 बैगर की जर्नी, समथिंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास थी, उसके कारण ये 10x हुआ फॉर मी। अगर मैं नॉर्मल बैंकर नहीं होता तो शायद 5x ही होता। अब हम लोगों ने एक नया चैनल मेंबरशिप स्टार्ट किया है। 2 तरीके के मेंबरशिप होंगे, पहला साधन प्रो एंड सेकंड इज साधन प्राइम। एक वीडियोस होंगे हर एक महीने में। मेंबर्स ओनली वीडियोस जो होंगे वो डीप एनालिसिस बेस्ड होंगे। उस पे हम लोग जो रिसर्च करते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, और बहुत बार जो एनालिसिस होगी वो मेरे पोर्टफोलियो से रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में हो सकती है, एंड दिस वुड बी फॉर लर्निंग पर्पस ऑल। मंथ में 4 कम्युनिटी पोस्ट होंगे जो कि काफी एक्शन ओरिएंटेड होंगे। अब बात करते हैं साधन प्राइम की। तो जो साधन प्रो में जो बेनिफिट मैंने बताए वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। इनके अलावा इसमें एक एडिशनल लाइव स्ट्रीम होगा जो कि मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम होगा। उसमें यू कैन आस्क मी एनीथिंग। इस एएमए सेशन के थ्रू आप मेरे से जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। इस लाइव स्ट्रीम के थ्रू साधन कम्युनिटी डेवलप होगी। आइडिया इज टू एडुकेट मोर एंड मोर इन अ शॉर्टर फॉर्मेट विच इज मंथली मेंबरशिप। सो मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए आपको सब्सक्राइब का आइकन है, उसके बगल में ज्वाइन का ऑप्शन मिल रहा है, आप वहां जाकर के ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट द ऑप्शंस। अभी तक हमने स्टॉक को समझा, प्राइस को समझा, वैल्यूएशन को, मार्केट परसेप्शन को समझा। अब ये बिजनेस को समझते हैं, ये करती क्या है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाने की भी सोची बहुत है, लेकिन मैंने कहा 3 बिजनेसेस हैं इसमें, तीनों थोड़े अलग अलग से हैं बिल्कुल, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल है। और चलो यहाँ क्लास है तो मैं लाइव में शेयर कर पाऊंगा आपके साथ। एक तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, क्योंकि 3 बिजनेसेस हैं। 3 बिजनेस कौन कौन से हैं? एक टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि इसको माइनिंग केमिकल बोलते हैं। दूसरा इंडस्ट्रियल केमिकल, आईसी या इंडस्ट्रियल केमिकल हो गया। और तीसरा जो है क्रॉप न्यूट्रिशन बिजनेस। आप चंबल फर्टिलाइजर देखो, कोरोमंडल देखो, सिमिलर। उस समय क्या ट्रेजेडी थी इसके साथ कि ये नाम भी इसका दीपक फर्टिलाइजर है, पहले फर्टिलाइजर कंपनी थी, और ये वाला बिजनेस जो था नंबर्स में ज्यादा था, ये अराउंड 40-45% का टॉप लाइन यहाँ से आ रहा था। तो ये एज ए फर्टिलाइजर कंपनी जानी जा रही थी एक तरीके से, क्योंकि ये 45% रेवेन्यू आता था, प्रॉफिट बस 10% ही आता था इस बिजनेस से, 10-15% आता था। जब मैंने एंट्री ली तो कंट्रोल यहाँ पे था। इंडस्ट्रियल केमिकल वाज द ट्रिगर। अब वो ट्रिगर पे आएंगे। 2020 जून में दिस वाज द एरिया व्हिच वाज ड्राइविंग द परफॉर्मेंस। ये काइंड ऑफ ड्रैग था। ये जो फर्टिलाइजर बिजनेस है ये प्रॉफिटेबल नहीं था, बहुत अच्छा नहीं कर रहा था फर्टिलाइजर बिजनेस। तो मार्केट इसको फर्टिलाइजर बिजनेस ट्रीट कर रहा था, केमिकल इसको ट्रीट नहीं कर रहा था उस समय, तो उसके कारण भी वैल्यूएशन इसकी कम थी। इसने एक अमोनिया प्लांट बनाया है। अमोनिया क्रिटिकल है इसके लिए, अमोनिया बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लांट ये बना रहे हैं। अमोनिया का इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया। तो एक तो 3 लाइन, इन तीनों में अमोनिया इज कॉमन। अमोनिया आपको चाहिए ही चाहिए ये तीनों बिजनेस करने के लिए। तो इन्होंने अभी जब इनको पैसे वैसे मिले, वैल्यूएशन मिल गई अच्छी खासी, तो इन्होंने अमोनिया का डाउनस्ट्रीम बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है।
और दे वर द फर्स्ट वन टू डू इट। इवन चंबल फर्टिलाइजर भी कर रहा है, वो भी इनकी कॉपी कर रहा है, बट this guy has the guts and the acumen foresight to go for ammonia downstream expansion। तो वो यहाँ पे वो चंबल से एक स्टेप आगे हैं, चंबल से 1 साल या 6 महीने आगे हैं, क्योंकि दोनों के प्लांट अभी भी चल रहे हैं। चंबल भी वही इनको कॉपी कर रहा है एक्चुअली। वो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी 40 साल की है, विच इज गुड कि हाँ ये दे नो व्हाट दे आर डूइंग। प्लांट्स जो है वो डाइवर्सिफाइड है। मुझे इसमें एक चीज अच्छी लगी, इनकी 3 का ट्रिपलेट था, 3 रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, तीनों ज्योग्राफीज में डाइवर्सिफाइड है, यहाँ पे भी 3 का है। और इनकी जो तीनों प्रोडक्ट हैं उस पर भी बात करेंगे तो वो भी इंडिया की स्टोरी को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी देखिए, माइनिंग केमिकल इज अ वन बिजनेस व्हिच इज टोटली डिफरेंट। इसका इससे बहुत कम लेना है। इंडस्ट्रियल केमिकल से, माइनिंग से इसका डिमांड आ रहा है, इसका इंडस्ट्री से आ रहा है, जो कि अनरिलेटेड है। और ये तीसरा फर्टिलाइजर है, ये भी अनरिलेटेड है। तो हालांकि ये अमोनिया से ही बनाते हैं, तो इस लाइक अ मैजिशियन, कंपनी इज लाइक अ मैजिशियन कि भाई रॉ मटेरियल अमोनिया है, एक ही चीज से वो 3 फंडामेंटली टोटली डिफरेंट चीजें बना रहे हैं, जिसका मार्केट टोटली अलग है, विच इज मैजिक टू मी। क्योंकि आप एक रॉ मटेरियल से आप सिमिलर, मतलब आपकी एक्सपर्टीज इतनी हो गई है कि ऐसी मैंने किसी कंपनी में नहीं देखी कि एक चीज से वो 3 टोटली डिफरेंट बिजनेसेस को कैटर कर रहे हैं। तो दैट इज यूनिक अबाउट दिस कंपनी। सोर्सिंग चैनल आर वेल एस्टेब्लिश्ड, दैट इज गुड। और पोर्ट एंड गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इनके प्लांट्स भी वही जनरली ईस्टर्न कोस्ट पे हैं, जो वो सब प्लांट से, पोर्ट से कनेक्टेड है, तो कनेक्टिविटी का भी कोई इशू नहीं है। अभी जो है बात करें तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो लेटेस्ट फिगर जो है 4685 करोड़ है। उसमें से केमिकल जो है वो 58% ला रहा है, 40% फर्टिलाइजर आ रहा है, और जो तीसरा जो ये वाला बिजनेस है माइनिंग केमिकल, वो एक सब्सिडरी के अंदर है। तो यहाँ पे उन्होंने ये रियल स्टेट का एक छोटा सा प्ले है, वो 0.7% कुछ है नहीं, वो तो इग्नोर कर सकते हैं इसको आप। तो अदर सब्सिडरी जो है उसके अंदर स्मार्ट केम है, उसमें अमोनियम नाइट्रेट है, तो वो भी प्रैक्टिकली इसके बराबर ही है। तो रफली अगर 150 करोड़ मान लेते हैं तो ये 40% टाइप यहाँ पे होगा, मतलब 100% से ज्यादा, 100 ये हो गया और 50 ये हो गया, तो रफली 1/3 तीनों है मोटा मोटी टॉप लाइन बेसिस पे, बट प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रीब्यूशन तीनों का अलग अलग है। बात करते हैं उस FY21 में Q1 यानी मई अप्रैल जून वाला जो क्वार्टर था, जब मैंने इसमें पोजीशन ली थी, तो उसमें कुछ ऐसा हुआ विच चेंज दिस कंपनीज फॉर्च्यून। तो Q1 FY21 की रिजल्ट आई और मुझे लग रहा था कि ये नंबर अच्छा आएगा, और इसलिए मैंने एक्चुअली नंबर आने से पहले ही पोजीशन ले ली थी, रफली वही उसी टाइम में ली थी, मतलब रिजल्ट से पहले मैंने ले ली थी। तो रेवेन्यू तो बस 23% से इंक्रीज हुआ था, ज्यादा कुछ वहां रिमार्केबल नहीं था। ऑपरेटिंग एबिटा जो था दैट हैज गॉन अप बाय 128%। ऑपरेटिंग एबिटा इज अ की नंबर टू वॉच। एक तो ये आप वॉच करो, और एक ये ग्रोथ आप जब भी वॉच कर रहे हो, ये दोनों जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है फॉर अल्फा एक्सेलरेटर स्ट्रेटजी, जो मैं लास्ट में बात कर रहा था कि मैं आप बात करूंगा। एबिटा मार्जिन जो है वो भी एक्सपैंड हुआ 85%, दैट इज गुड। अब मैं देखता हूं कि भाई ये सस्टेनेबल है या नहीं। नेट प्रॉफिट 11x YOY, तो ये तो खैर सुपरलेटिव रिजल्ट है, इसमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता। 11x, तो इसके कारण ऐसे भी स्ट्रीट में लोग इंटरेस्टेड होने चाहिए थे, पता नहीं क्यों लोगों ने उतना इंटरेस्ट नहीं शो किया, बट 11x इज अ ह्यूमंगस नंबर। 121 करोड़ यानी 11 करोड़ की प्रॉफिट थी, अब 121 करोड़ हो गई एक क्वार्टर में। मार्जिन एक्सपेंडेड बाय 800 बिप्स, यानी 8% से मार्जिन एक्सपेंड हुआ। खैर ठीक है, वो फर्टिलाइजर कंपनी थी तो उसकी प्रॉफिट मार्जिन 2-3-4% ही होती है। कोरोमंडल की भी देख लो, 3-4% से ज्यादा होती नहीं है। ये सीधे एक नए ब्रैकेट में आ गया 8.8%। तो ये कोरोमंडल को वहीं पे वो पीछे छोड़ गया, वो चंबल को वहीं पे पीछे छोड़ गया, बिकॉज चंबल स्टिल फर्टिलाइजर कंपनी। तो यहाँ से उस समय मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि नाम इसका फर्टिलाइजर है, अब ये कोरोमंडल से अच्छा है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अब मुझे क्वेश्चन बस यही है कि सस्टेनेबल है कि नहीं, यही एक आंसर क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्या हुआ फिर उसके बाद। तो ऑपरेटिंग एबिटा का ट्रेंड देखोगे तो ऐसे हुआ, मतलब 120 का था उसके पिछले क्वार्टर में, तो QOQ भी नंबर को ट्रैक करना चाहिए। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है, यहाँ से यहाँ जो है वो 120 से 270 का ग्रोथ, वो तो हमने YOY ग्रोथ देखा था, यहाँ पे 128% YOY ग्रोथ था। अभी मैं QOQ कंपेयर करूं तो डबल हो गया था, 2.2 टाइम्स तो आराम से हो गया, ये 2.2x हुआ ऑपरेटिंग एबिटा। तो उस समय का क्वार्टरली प्रेजेंटेशन है, उसमें क्या हो रहा था, मैं ऑपरेशनल पार्ट पे आते हैं। अभी फर्टिलाइजर कंपनी थी, तो फर्टिलाइजर के एंगल से देखते हैं, तो फर्टिलाइजर में 42% का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ, ये कोविड पीक पे था तब की बात हो रही है। तो मुझे एक चीज इसमें अच्छी लगी कि भाई जैसे कोविड आया था तो फर्टिलाइजर वगैरह हालांकि एसेंशियल्स गुड्स थे, फिर भी वहां पे लोग एक्ट नहीं कर पा रहे थे, बट दिस कंपनी हैज अ एक्सटेंसिव फार्मर एंड चैनल कनेक्ट, जिसके कारण उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को यूज किया
और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट कंडीशन थी, फिर भी दे वर एबल टू कॉन्टैक्ट 7,000 प्लस डीलर एंड रिटेलर थ्रू डिजिटल मीटिंग। और डिस्पाइट दिस कोविड, the company exceeded its internal sales targets in both bulk and specialty fertilizer। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी देवर, जो उनका मेन स्टे रहा था हिस्टोरिकली, वहां पे भी देवर डूइंग गुड। सो दैट वाज शोइंग कि मैनेजमेंट एक्टिव है, सोया हुआ नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था अभी रेलवे के स्टॉक्स में ये सोया हुआ मैनेजमेंट था। टेक्समैको अभी 6 महीने पहले सोया हुआ था बिल्कुल, सॉरी टेक्समैको नहीं, हाँ टेक्समैको को पता ही नहीं क्या हो रहा है रेलवे इंडस्ट्री में, अनप्रिपेयर्ड। जबकि ये प्रिपेयर्ड था, फर्टिलाइजर जो इसका मेन फोकस, मतलब 40% बिजनेस आ रहा था, दे वर प्रिपेयर्ड। दैट इज हॉलमार्क ऑफ अ डिसेंट मैनेजमेंट। तो फर्टिलाइजर बिजनेस से और कोई टेक अवे नहीं है, वो ठीक ठाक कर रहे थे। 40% का टॉप लाइन ग्रोथ था, कोई प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी बहुत बढ़ी थी, उसके कारण कुछ खास नहीं हुआ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। बट केमिकल वाज अ फोकस। वो जो सारा जो हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू देखते हैं, तो रेवेन्यू में तो 23% का ही ग्रोथ था। तो वो 755 से 784 हुआ। तो इसमें 10-20% इसने कंट्रीब्यूट कर दिया, मतलब रेवेन्यू में कुछ खास ग्रोथ नहीं है। तो इसलिए सिर्फ रेवेन्यू से देखने पे you'll miss the picture। एबिट मार्जिन पे देखते हैं जो केमिकल सेगमेंट का, वो 12% से बढ़ करके सीधे 29%। तो सैनिटाइजर जो था वो डिमांड में था। तो सैनिटाइजर किससे बनता है? एक्चुअली इथेनॉल भी बनता है और एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से बनता है। दो टाइप का Yes. सैनिटाइजर बनता था, एक इथेनॉल वाला, जो डॉक्टर्स वर नॉट प्रेफरिंग इथेनॉल बेस्ड सैनिटाइजर, का प्रेफरेंस जो था वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर पे था। वो मैंने भी उस समय पढ़ा था, उस समय मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ रहा था कि किससे बनता है। तो इथेनॉल वाले सैनिटाइजर थे, वो जबरदस्ती करने पड़ रहे थे, मतलब कि उस डॉक्टर वुड हैव प्रेफर्ड कि नहीं आईपीए बेस, वो लोग कहीं पे रिकमेंडेशन भी आ रही थी कि आईपीए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल वाला बेस का होना चाहिए हैंड सैनिटाइजर, व्हिच इज गोइंग टू फाइट कोविड लाइक। ये कंपनी जो है वो इट वाज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ड्यूरिंग दैट पीरियड। वो और अभी भी वो एक्चुअली उसके बाद दीपक नाइट्राइट ने भी आईपीए डाला प्लांट, उसके बाद काफी बाद, उसके 6 महीने 1 साल बाद। तो दे वर द लार्जेस्ट कैपेसिटी होल्डर ऑफ दिस आईपीए। तो आईपीए सेल्स इसकी जो है वो 71 करोड़ से बढ़ के सीधे ट्रिपल हो गई, ऑलमोस्ट 196 करोड़, 200 करोड़, 70 से 200। तो ये जो 178% ग्रोथ हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज बाय 49%। अब ये 3x में 3x को ब्रेक करें तो 3x इज 1.5 टाइम्स जो है वॉल्यूम हो गया। दिस इज वॉल्यूम 1.5x, क्योंकि 49% वॉल्यूम बढ़ा है, और 1.5 इंटू 2 होना चाहिए, तभी 3x होगा। करेक्ट, मोटा मोटी मैं बात कर रहा हूँ, यानी रियलाइजेशन हैज शॉट अप टू 2x, वॉल्यूम एंड प्राइस। तो प्राइस 2x हो गई थी, ऐसे आपको पता ही था उसमें प्राइस बढ़ गई थी, वो तो हम लोग पे जान रहे थे। बट इसका इकोनॉमिक्स ये था कि ये प्राइस गॉट अप बाय 2x। सो दिस इज द मेन ट्रिगर वन आई एम टॉकिंग अबाउट, वॉल्यूम भी बढ़ी और प्राइस भी बढ़ी, सुपर। इसीलिए ये सीधे 8% की प्रॉफिटेबिलिटी पे आ गई, नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे आ गई। इंटरनेशनल आईपीए प्राइसेस बढ़ गई थी, ये इंडिया की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। तो DFCL also forayed into IPA based hand sanitizer space to combat। ये इन्होंने एक छोटा सा endeavor किया था अपना ब्रांड बनाने की। That was not material, वो तो main as a bulk supplier to this industry were विनिंग, उस तरीके से वो जीत रहे थे। वो तो हैंड सैनिटाइजर तो सबने बनाया था, तो इसने भी बना लिया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट दे वर द बैकबोन ऑफ दिस सप्लाई ऑफ आईपीए। दैट वाज ट्रिगर वन। सो उसके कारण ये जो है स्टॉक ट्रिगर वन से 2x हो गया था, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं। मेरी फिलॉसफी ये थी उस समय कि जब तक ये बढ़ेगा तब तक कोविड है, तब तक तो ये कंजम्पशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जब तक कोविड है तब तक तो सस्टेनेबल है। ये ट्रिगर तो मेरे दिमाग में था, बट समथिंग एल्स हैपेंड आफ्टर 1 ईयर। कोविड के कारण तो ये बढ़ ही गया, ये 1x 2.5 टू 2.5x बढ़ गया था। Q1 FY22 में आते हैं, आप दूसरा क्वार्टर देखते हैं 1 साल बाद एग्जैक्टली। तो उस समय आईपीए सेल्स वॉल्यूम डिक्लाइन 11.2% YOY। अब यहाँ पे आईपीए वॉल्यूम डिक्रीज आने लगी थी, लॉकडाउन 1 खत्म हो गया था, तो लोग वहां पे तो अगर मैं सिर्फ अल्फा एक्सेलेरेटर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मुझे यहाँ पे अब प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए थी यहाँ पे, कि भाई वॉल्यूम डिक्रीज होना तो बहुत मेजर चीज है, मतलब ये तो लास्ट ट्रिगर है, मतलब कि वॉल्यूम डिक्रीज हो गया यानी कि गेम ही खत्म है, मतलब किसी साइकिल कमोडिटी बिजनेस। तो अगर सिर्फ ट्रिगर वन रहता तो मैं वहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, बट एक्चुअली कुछ और भी था, उसके कारण मैंने उसको नहीं बेचा। और वो क्या चीज थी जिसके कारण मैंने नहीं बेचा, वो था टैन। ये है T स्टैंड फॉर टेक्निकल, AN इज अमोनियम नाइट्रेट। तो टेक्निकल अमोनियम, तो टेक्निकल दूसरा जो होता है वो फर्टिलाइजर ग्रेड अमोनियम नाइट्रेट, FG दूसरा, या तो आप टेक्निकल TAN होगा या FGAN होगा, ये दो टाइप होते हैं AN के। एक्चुअली आई हैपन टू मीट अ पर्सन, मेरा क्लोज फ्रेंड है जो लोन साइड में इस कंपनी मैनेजमेंट से बात कर रहा था। वो इस बैंक का कह सकते हैं रिलेशनशिप मैनेजर था, फ्रॉम उसको हेल्प कर रहे थे, एडवाइस कर रहे थे।
तो ये बंदा उससे मिलता था उस प्रमोटर से, तो प्रमोटर यूज्ड टू से कि भाई हमारे पास जो कैपेसिटी है ना जो अमोनियम नाइट्रेट की, उसी समय पहले ही मतलब अर्ली कोविड में ही बोला था कि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बिजनेस हमारा सबसे अच्छा बिजनेस। ये आईपीए तो ठीक है, वन टाइम है जो भी है, वो तो गिरेगा एक ना एक दिन, बट हमारा अमोनियम नाइट्रेट बिजनेस वुड गिव अ सुपरलेटिव रिटर्न। ये मैं सुन रहा था उसके थ्रू मैनेज। वो बोलते थे कि टेक्निकल ग्रेड में भी, क्योंकि टेक्निकल और फर्टिलाइजर में अंतर है, जैसे टेक्निकल ग्रेड इज यूज फॉर एक्सप्लोसिव, मतलब आपको अगर ब्लास्ट करना है, कोल माइनिंग करनी है, तो आपको टेक्निकल ग्रेड लगेगा। और अगर आपको उसको खेत में छिड़कवाना है अमोनियम नाइट्रेट को, क्योंकि आप सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट को उठा के अगर खेत में डाल देंगे, आपकी खेत की ये उपज अच्छी हो जाएगी, तो वो फर्टिलाइजर ग्रेड है। तो टेक्निकल वाला जो है उसमें थोड़ा सा स्पेशलिटी लगती है, जो ये कंपनी मास्टर कर चुकी थी, और उसको वो दो फॉर्म में, एक लिक्विड फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में भी रखते थे। तो लिक्विड, तो दोनों का अलग प्राइसिंग मार्जिन थोड़ा बेहतर था अगर सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में करते हैं, तो वो उस पर भी एक लेवल आगे जा चुके थे टेक्निकल साइड में भी। तो इनकी एक टेक्निकल एक्सपर्टीज तो थी, जो कि कॉपीराइट कह सकते हैं, जो पेटेंट नहीं थी, बट दे हैड सर्टेन एक्सपर्टीज व्हिच कैन बी टर्म्ड एज अ मोड। तो अगर वॉरेन बफेट फ्रेमवर्क से देखें तो इस कंपनी के पास 2021 में मोड तो थी। तो दे वर इंडियाज लार्जेस्ट टैन मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसिंग एएन मेल्ट, मेल्ट मतलब पिघला हुआ लिक्विड, ये हो गया लिक्विड एएन, लिक्विड एएन हो गया, और हाई डेंसिटी अमोनियम नाइट्रेट एंड लो डेंसिटी अमोनियम नाइट्रेट। तो ये तीन टाइप के ये लोग अमोनियम नाइट्रेट बना रहे हैं। तो ये मार्केट लीडर थे, टॉप 5 प्रोड्यूसर ग्लोबली। तो अभी यहाँ पे मेरी मिस्टेक यहाँ पे ये हुई कि उसमें मुझे ये भी चेक करना चाहिए था कि भाई टॉप 5 है, इंडिया में सबसे बड़े हैं, तो बाकी 4 कौन है, हु आर द टॉप 4? क्योंकि अगर ये चारों 4 कंट्री में होते, कोई रशिया में है होता, कोई स्विट्जरलैंड में, कोई जर्मनी में, तो मेरा यहाँ पे कोई रिस्क नहीं था। लेकिन ये हाइंडसाइट है, अभी मैंने बताया कि ये चारों के चारों रशियन है, सारे चारों रशियन हैं, तो अब यहाँ पे मुझे दिक्कत है इस बात से। तो एक्चुअली अगर बिजनेस एनालिसिस आप करें, तो ये भी चेक करें कि भाई अगर टॉप 3 है तो बाकी 2 कौन है और कहाँ-कहाँ पे हैं। तो क्योंकि एक ही समय ये रशिया जो है वो ऐसे भी काफ़ी वोलेटाइल है, रशिया क्रूड कंट्रोल करता है, तो आपको पता ही है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो दिस इज़ अ रिस्क। जो ट्रिगर 3 की मैं बात करूँगा आगे, वो यहाँ से आ रहा है। मुझे ट्रिगर 2 के समय में ही थोड़ा-सा सावधान हो जाना चाहिए। तो अब इसमें ये ड्राइव करते कि इसमें ये जो एक्सप्लोसिव की बात हो गई, ठीक है, अब मुझे दिवाली तो बहुत दिनों बाद थी, तो एक्सप्लोसिव की डिमांड कहाँ से आती है? तो वो आती है कोल माइनिंग। 65% ऑफ एक्सप्लोसिव कंजम्पशन इन द कंट्री इज फ्रॉम कोल माइनिंग। तो कोल इंडिया बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो कोल इंडिया का मैंने आज तक इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन एनुअल रिपोर्ट में 2-3 बार पढ़ चुका हूँ। पढ़ना पड़ता है बिकॉज़ दिस इज लाइक अ मदर इंडस्ट्री टू मेनी सेगमेंट। माइनिंग एक हो गया, दूसरा रेलवे को भी मैंने जब कवर किया था जुपिटर को, तो भी मैंने कोल इंडिया का बाइबल खोल के देखा था कि वही वो लोग क्या कर रहे हैं। तो दे आर लाइक आर्कएंजल्स ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टिंग इन इंडिया, उनका जो एनुअल रिपोर्ट है। तो वो आपको टाइम टू टाइम पढ़ते रहना चाहिए, वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि उसके कारण बहुत सारी चीजें मूव करती हैं। दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर आल्सो। द इंडियन रेलवे जैसे एक बड़ा एम्प्लॉयर है, वैसे कोल इंडिया इज अ बिग एम्प्लॉयर। तो कोल इंडिया, वो मैंने चेक किया कि भाई कोल इंडिया का बिजनेस जो इंटैक्ट है, वो लोग माइनिंग करेंगे, तो इतना मैंने चेक किया। बट जो टॉप 4 जो था उसको मैंने देखा ही नहीं उस समय। अभी मैं देख रहा हूँ, तो रशिया प्रोड्यूसेस 10 मिलियन टन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। ये 10 मिलियन टन है, और इसका हमने स्लाइड 1 पे बात की थी, इसकी कैपेसिटी जो है वो आप चेक कर सकते हैं दोबारा। टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट इज 4,85,000 किलो टन पर एनम। 0.5 मिलियन हो गया ना, ये लगभग 0.5 MTPA ये इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है आज के रेट पे। उसमें भी वही थी। तो चलते हैं वापस, अभी देखते हैं रशिया से क्या कर सकते हैं। तो रशिया जो है वो 10 मिलियन पे है, हम 0.5 पे हैं, हमसे 20 गुना पावरफुल है वो। अब इसको थोड़ा डायनामिक समझते हैं, वहां हो क्या रहा है, बिकॉज ट्रिगर 3 के लिए बहुत सेंट्रल है। इज द मोस्ट पॉपुलर फर्टिलाइजर अमंग रशियन फार्मर। वो लोग अपने लोगों के लिए बनाते हैं फर्टिलाइजर। एक्चुअली ये फर्टिलाइजर ग्रेड ही बनाते हैं, लेकिन के एनालिस्ट ने बताया कि 10 मिलियन टन वो अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं, उसमें 45% इज कंज्यूम्ड बाय फार्मर, 15% बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर, वहां पे भी ब्लास्ट ब्लास्ट करते होंगे 15%, और रिमेनिंग 40% इज एक्सपोर्टेड। अब यहीं पे गड़बड़ है। 40% वो उसके पास सरप्लस बचा हुआ है, वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा है 10 मिलियन टन, यानी वर्ल्ड का ये अराउंड मोर देन 50-60%, 70% तक यही कंट्रोल करता है। रफली 70% पूरे वर्ल्ड का ये कंट्रोल कर रहा है अमोनियम नाइट्रेट सप्लाई। क्योंकि 5वां नंबर पे हम हैं, तो हम 0.5 पे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि पूरी इंडस्ट्री कितनी ये है, वन साइडेड है। 70-80% मान लेते हैं, उसमें 40% यानी उसका 40%, यानी रफली 30% जो है वो वर्ल्ड का सप्लाई जो है
एक कंट्री कंट्रीब्यूट कर रही है, और वो किधर भी 30% से तो किसी भी कंट्री को बर्बाद कर सकते हैं कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को। तो उस समय लेकिन मुझे रशिया कनेक्शन याद नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज पढ़ी थी, जो वो ये था कि इनकी जो सब्सिडरी है, जो स्मार्ट केम लिमिटेड, जिसके अंदर ये अमोनियम नाइट्रेट का बिजनेस है, उसने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की मांग की थी, जो कि अप्रूव भी हो गई थी 2016 में, 2015 में। तो ये मेरे एंट्री के बहुत पहले की बात है। 2015-16 में उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगवाई थी, उन्होंने केस किया था डीजीटीआर के पास। तो उनको अप्रूवल मिल गया था कि रशिया और जॉर्जिया और एक और 3 कंट्री है, उन लोगों की जो वहां से जो सप्लाई थी ये इसकी अमोनियम नाइट्रेट, उस पे बैन लगा दिया गया था। और वो फर्टिलाइजर ग्रेड नहीं, फर्टिलाइजर ग्रेड पे बैन नहीं था, अपना टेक्निकल ग्रेड पे अमोनियम नाइट्रेट पे, जो कि रशिया दोनों प्रोड्यूस कर सकता है, उस पे बैन था, एडीडी लगा हुआ था। तो रशिया वहां पे नहीं आ रहा था। तो बट ट्रिगर 3 की जब मैं बात करूंगा, तो वो मैं बात करूंगा कि अभी जब हम लोग देख रहे थे तब ये सब इंटैक्ट था, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी हुई थी, उसके कारण अब इसका इंपॉर्टेंस हम लोग रियलाइज नहीं कर पाए उस समय कि भाई ये जो इतना अच्छे से सेल ट्रिगर 2 जो आया, वो थैंक्स टू 2016 में जो उन्होंने एडीडी लगवा दी थी, उस चक्कर में ये लोग बच गए। उसके पहले बेचारे इनका ये बिजनेस उतना प्रॉफिटेबल नहीं था, बिकॉज रशिया और जॉर्जिया से डंपिंग हो रही थी। तो वो चीज को मैंने हिस्ट्री को उतना स्टडी नहीं किया एक्चुअली। आई शुड हैव, मैंने मुझे पता था 2015 में ये बैन लगा है, बट आई डिड नॉट पे होमेज टू दैट इंफॉर्मेशन कि एक्चुअली उस फोर्स के कारण वो जो बैन था, दैट वाज सो पावरफुल कि दे कुड मेक दिस काइंड ऑफ ह्यूज मार्जिन इन टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट। वो हम नंबर देखेंगे आगे, बहुत अच्छा किया उन्होंने। तो ये एक इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। इफ यू रियली वांट टू मेक गुड इनटू इन्वेस्टिंग, तो आपको पूरा इंडस्ट्री स्ट्रक्चर से बनना होता है, पूरा ग्लोबल। तो अब रशिया की बात करें तो रशिया में सबसे बड़ा है यूराल केम है, उसको वो 3 मिलियन टन पर ईयर प्रोड्यूस करता है। 2-3 प्लेयर हैं वहां पे, 3 लोग तो यहीं पे आ गए। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन 2022 रशियन कंपनी प्लान्स टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 11 मिलियन टन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। 2022 की बात हो रही है, दिसंबर 2022 तक। तो पहले वो 10 कर रहे थे, 10 से वो 11 पे आ गए। तो एक तो ओवर सप्लाई करने जा रहे हैं। अब क्या एजेंडा है ये हमें अभी भी नहीं पता। ऑफ विच 5.2 मिलियन टन विल बी यूज फॉर एग्रीकल्चर, 2 फॉर इंडस्ट्रियल एंड द रेस्ट फॉर एक्सपोर्ट। तो रेस्ट हम निकाले तो 5 + 2 7, 11 - 7, 4 मिलियन टन अभी भी वो कहीं भी सस्ते में डंप कर सकते हैं। तो दिस इज द मेजर रिस्क। अभी भी आपको यू हैव टू डिसाइड ऑन इट। तो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ फिलहाल। ये दिस इज द सिनेरियो टिल 2022। 23 में क्या होगा मुझे नहीं पता, नोबडी नोज इन पब्लिक नॉलेज की क्या होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द कंपनी। तो केमिकल बिजनेस जो है, टैन का आप देखते हैं, जो FY22 के Q1 FY22 में जो है टैन रेवेन्यू जो है वो 253 से बढ़ के 389 आया। ये ट्रिगर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। ट्रिगर 2 यहाँ पे मुझे दिखा, और एक जगह और ट्रिगर 2 में दिखाऊंगा, वो लास्ट स्लाइड में है, वहां पे भी देख सकते हैं जो सेकंड ट्रिगर है। तो Q1 FY22 जून 22 में आप देखिए क्यू ग्रोथ सेल्स जो ये 51% से ये ग्रो हुआ है इनका टॉप लाइन, और 48% से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो हुआ है। यानी डेढ़ गुना 50% से दोनों चीजें बढ़ी। तो मैंने बोला था 50% का नंबर क्रिटिकल है, तो ये एक ट्रिगर का काम करेगा। यहाँ पे 50% का ग्रोथ है, तो ये ट्रिगर 2 है मेरे लिए। तो जून 22 सॉरी जून 21, मैंने यहाँ पे गलत आ गया, सॉरी जून 21 में एक्चुअली देखना चाहिए था मुझे। ये तो यहाँ पे भी जून 21 में वैसे बहुत ज्यादा विजिबल ट्रिगर नहीं है एक्चुअली, वो लेट स्टोरी की तरह हिट हुई है। उस समय फ्रेश एंट्री करने के लिए ट्रिगर नहीं था अल्फा एक्सेलेरेटर स्ट्रेटजी से। वो एंट्री मेरी पहले ही बहुत अच्छी थी। बाद में ये लोग क्यूओक्यू में पता नहीं चल रहा उतना, वाईओवाई में देखते हैं। वाईओवाई में भी जून में कोई खास ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक्चुअली जून में ब्लास्ट हुआ है। तो ये थोड़ी अलग स्ट्रेटजी से यहाँ पे चली है। वो जून 22 में ब्लास्ट हुआ है काफी, 155% से वाई ग्रोथ हुआ है। यानी पिछले नंबर को इन्होंने लास्ट 2 क्वार्टर में, लास्ट जून 22, सितंबर 22 और दिसंबर 22 में 31% है। ये एक डिक्रीजिंग नंबर है। बट नंबर से अगर मैं बैक टेस्ट मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां पे नंबर से मुझे ट्रिगर 2 मिलता क्या, वो मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा है एक्चुअली। नंबर वाइज तो कुछ ट्रिगर नहीं था एक्चुअली। मार्च में ही अच्छा ट्रिगर था, वही मार्च को मान लेते हैं क्योंकि मार्च में पकड़ लेना था। जून में तो अच्छा नहीं आता एक्चुअली। क्या है ना, ये साइक्लिकल बिजनेस है थोड़ा सा। तो लास्ट क्वार्टर अच्छा होता है इनका जनरली। तो मार्च में आप देखोगे अच्छा रहेगा, और अगला क्वार्टर थोड़ा लल होता है जून में। बट इन्होंने इसको जून 22 में तो बहुत ही इंस्पाइट ऑफ ऑड्स इन्होंने इतना अच्छा किया है। तो Q1 जो डड क्वार्टर होता है उसमें इन्होंने बहुत अच्छा किया।
क्वार्टर फोर अच्छा होता है तो एक्चुअली क्वार्टर फोर में ही ट्रिगर टू आ रहा था, ऑनेस्टली क्वार्टर फोर में ही देखना था, 128% जो ग्रोथ आया, तो यहाँ पे फिर दोबारा पकड़ सकते थे, तो वो तो मेरे बाय एंड होल्ड के कारण मैं इन्वेस्टेड था, क्योंकि मुझे और चीजें पता चल रही थी। मार्च 21 में 26% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, विच इज डिसेंट, मतलब वो सस्टेन कर रहे हैं प्रॉफिट को, आप देखोगे ये 26%, फिर जून में 6%, फिर सितंबर 21 में थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, बट इन्होंने मेंटेन किया हुआ था क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ को, एक तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी हर एक महीने, हर एक 3 माही में वो इंक्रीज कर रहे हैं, विच इज अ वेरी टफ टास्क टू मेंटेन। ये साइक्लिकल बिजनेस होने के कारण इसमें आप नेगेटिव नंबर देख रहे हैं, क्योंकि ये कोई एफएमसीजी बिजनेस तो है नहीं कि हमेशा सालों भर अच्छा रहेगा, तो एक क्वार्टर इसका खराब होता है, इसीलिए यहाँ पैटर्न वाइज इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है प्योर प्ले क्वार्टरली नंबर बेसिस पे, क्योंकि साइक्लिकल भी है, तो दो अलग अलग ग्राफ मिक्स हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम कुछ ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, बट अदरवाइज उससे भी पकड़ सकते हैं अगर चाहें तो। हाँ, तो अभी हम क्वार्टर वन FY21 में बैठे, FY22 में बैठे हैं, ये ट्रिगर टू आ गया है, एक्चुअली एक क्वार्टर पहले ही आ गया था, उसमें का नंबर मैंने यहाँ प्लॉट नहीं किया, एक्चुअली मैंने दोबारा नहीं देखा, उसमें भी अच्छा ट्रिगर आया होगा, मार्च का जो नंबर है उसमें भी अच्छा ही होगा, बट यहाँ पे एक ट्रिगर दिख रहा है कि सुपरलेटिव ग्रोथ हुआ है टैन रेवेन्यू में, तो डिमांड इंप्रूव हुई है, मैंने बोला उस समय भी डिमांड से आई थी। अब ये आप नोटिस करो एज ए स्टूडेंट की डिमांड के साइड से अगर कोई डिस्ट्रप्शन होता है, जैसे वहां पे भी आईपीए का डिमांड बढ़ा था, अभी एलडैन का, एलडैन इज लिक्विड अमोनियम नाइट्रेट, वो बढ़ गया काफी। उसके बाद उन्होंने इसको कवर करना शुरू किया कि भाई हमारे कस्टमर कौन है, अब ये फोकस जो है ना, उसका प्रेजेंटेशन का फोकस जो है वो उस पे आ रहा था, टैन बिजनेस पे आ रहा था, केमिकल बिजनेस पे उन्होंने बताना शुरू किया है मेरे पास ये इंडस्ट्री में कौन कौन है। सोलर इंडस्ट्री जो है वो एक्सप्लोसिव बनाती है, सबसे बड़ी एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरर है वो है कोल इंडिया, तो है ही, और रिलायंस पावर, ये इनके पास भी माइंस वाइंस हैं, तो वो लोग एसीसी जो कि सीमेंट माइन करते हैं उनको, हिंदुस्तान जिंक्स भी माइन करते रहते हैं, पाल्को, ऑल द बिग शॉट, अल्ट्राटेक, मार्केट लीडर, सारे इसके क्लाइंट। तो यहाँ पे एक कंफर्ट मुझे आया एज अ फंडामेंटल इन्वेस्टर कि भाई कस्टमर इसके सारे तगड़े हैं, कोई कमजोर नहीं है, और ये लोग ग्रो करेंगे, तो अब यही होता है, पिक एंड शॉवेल स्ट्रेटजी इसको बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग में, कि कोल इंडिया अलग डायरेक्शन में मूव करेगा, कोल इंडिया बढ़ेगा तो जरूरी नहीं कि अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छा करे, तो कोल इंडिया कैन गो एंड अल्ट्रा सीमेंट कैन गो डाउन, बट दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों माइन कर रहे हैं, मतलब कॉमन चीज है कि माइन उन्हें भी करनी होगी, तो एक्सप्लोसिव दोनों यूज करेंगे, सो रिलेटिवली भले ही इनकी मार्जिन कम हो जाए कोल इंडिया की, कभी अल्ट्राटेक की कम हो जाए, अल्ट्राटेक का मार्जिन कम बढ़, दोनों मार्केट लीडर हैं, उनकी मार्जिन फ्लक्चुएशन हो सकती है, बट वो माइनिंग एक्सप्लोसिव तो यूज करना ही करना है, तो मेरी मार्जिन फ्लक्चुएशन जो है इनसे इम्यून हो गई, क्योंकि मैं डाइवर्सिफाई मैं कोल को भी सप्लाई कर रहा हूँ, सीमेंट को भी कर रहा हूँ, दैट्स अ वेरी गुड स्पॉट टू बी इन एज अ फंडामेंटल इन्वेस्टर, की जैसे शिवालिक भी है, तो शिवालिक को वो एक तरफ ऑटो को सप्लाई करता है, दूसरे वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को करता है, तो इसीलिए उसका ऑटो साइकिल से भी इम्यून हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइकिल से भी, और इलेक्ट्रिकल साइकिल से भी इम्यून हो गया, तो इलेक्ट्रिकल को भी करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स को करता है, ऑटो को भी करता है, तो वो एक, इसलिए वहां पे भी 10 बैगर हम देख पाए, तो ये भी यहाँ पे 3 अलग अलग इंडस्ट्री को कर रहा है, कोल, सीमेंट, और ये दोनों को तो कर ही रहा है, और पावर को कर रहा है, मतलब अगर कोल ही माइनिंग कर रहा है बेसिकली 65% तो कोल से ही आता होगा, बट सीमेंट इज ऑल्सो मेजर, और जो एक्सप्लोसिव बेचते हैं, जैसे सोलर इंडस्ट्री है, वो एक्सप्लोसिव बना बना के बेचती है, जो कि दिवाली में हम पटाखे चलाते हैं, या जो भी और भी कुछ कुछ करते हैं वो लोग एक्सप्लोसिव का यूज, तो वो सोलर इंडस्ट्री है, तो वो 2-3 लीवर यहाँ पे हैं, तो 3 डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से यहाँ पे आपको फ्लो आ रहा है, डिमांड आ रही है, सो विच इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, वही मैं बोला था, 3 का यहाँ पे बहुत अच्छा इक्वेशन है, ये तीन तीन ट्रायोलॉजी है बेसिकली 3 बिजनेसेस की। सो टैन वॉल्यूम इज द मेजर ड्राइवर। अब माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री जो है वो नेशन बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सही बात बोली उसने, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सीमेंट और ये सब वाला जो है बिजनेस, क्योंकि सीमेंट चाहिए ही चाहिए होता है, तो माइनिंग तो आप कोल हो गया, तो ये दोनों पे मेरा व्यू उस समय ये था कि दोनों अच्छा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छा किया, अगर 21 के बाद बात करें उस क्वार्टर से, तो यहाँ से ये आउटलुक was very well written, or with a positive outlook for the mining and infrastructure sector, the company is expected to be benefiting from increasing TAN demand, a trend that is likely to sustain. तो ये सस्टेनेबिलिटी जो क्वेश्चन होता है, जो सेंट्रल क्रिटिकल पार्ट ऑफ ऑल दिस स्ट्रेटजी इज, वो यहाँ पे सही बात लिखी हुई थी, which I fully subscribe to, उसके कारण I hold it। अब ट्रिगर 3 की बात करते हैं, ट्रिगर 3 which has come on August 22 में। अब मैंने बताया, बैकग्राउंड आपको दे दिया है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो थी 2022 के 5 साल पहले, या 2017 से लगी थी, 5 सालों के लिए लगी थी, वो एक्सपायर कब हुई, क्या हुआ, मुझे कोई आइडिया नहीं है, आई शुड हैव ट्रैक्ड इट कि भाई ये एक्सपायर कब होने वाली है, तो
दैट इज माई मिस्टेक। तो ये न्यूज मैं बैक डेट में देख रहा हूँ, उस समय नहीं देखा था मैं। अगर मैं देखता तो शायद मैं उसमें बहुत सही एग्जिट हो जाता। बट एनीवे, लर्निंग ये है कि हमें प्राइम ड्राइवर, इसमें एक्चुअली इस बिजनेस में इतने ड्राइवर थे ना कि मैं शायद ये एक ड्राइवर को मिस कर गया, बट इसमें 2-3 ड्राइवर हैं। यू कैन सी कि पहले आईपीए था, और भी एक चीज है इस बिजनेस में जो कि विच डिस्ट्रैक्टेड मी, वो भी मैं बात करूंगा वो लास्ट में। तो हुआ क्या अगस्त 2022 में, जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने का प्रोसेस क्या आता है, स्टेप 1 ये होता है कि देयर इज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड डीजीटीआर, वो डायरेक्टर जनरल होता है ऑफ ट्रेड रिलेशंस। तो ये एक डिप्लोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है एक तरीके से। मतलब ये तो डिप्लोमेटिक नहीं है, ये इंडस्ट्रियल बॉडी है, ये इंडस्ट्री के लिए सोचती है। तो इसके पास कोई ये स्मार्ट केम गया, स्मार्ट केम जो कि मार्केट लीडर था टैन का इंडिया में, उसने एप्लीकेशन फाइल किया कि भाई एक्सपायरी ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन द इंपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम दीज कंट्री, जॉर्जिया, रशिया, इज लाइकली टू लीड टू द कंटिन्यूएशन और रिकरेंस ऑफ डंपिंग एंड इंजुरी टू द डोमेस्टिक। यहाँ अमोनियम नाइट्रेट की बात हो रही है। तो इन्होंने ये डीजीटीआर को फाइल किया। डीजीटीआर ने उसको अगस्त में, एक्चुअली अगस्त 5 अगस्त को उसने बोला ठीक है, डीजीटीआर ने बोला भाई रिकमेंडेड कि भाई ये इस पे जो ड्यूटी है उसको हटाया नहीं गया, उसको एक्सटेंड किया जाए। डीजीटीआर तो यहाँ पे यू टर्न हुआ है एक्चुअली। तो डीजीटीआर ने इसको बोला कि एक्सटेंड कर दो भाई, मुझे सही लग रहा है क्योंकि ये कंपनी नहीं तो बर्बाद हो जाएगी टाइप्स। उनके रिसर्च में ये निकल के आई, दे ओकेड इट। बट गवर्नमेंट ने अगस्त के एंड में, अगस्त 22 या उसके आसपास, गवर्नमेंट डिसाइडेड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज नॉट एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ द डीजीटीआर। ये हो गया यहाँ पे इस कंपनी के साथ एक लोचा, क्योंकि ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और एज ए इन्वेस्टर हमें अब इस चीज को समझना चाहिए था, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी। अब इसका स्टॉक प्राइस पे देखते हैं कि अगस्त 22 में कहाँ थे, हमें क्या करना चाहिए था। अब हाइंडसाइट में कुछ सीख लेते। हाँ, अगस्त 2022 में अगर हमें ये पता थी तो ये एक्चुअली यहाँ पे ये फॉल जो है ना, यहाँ पे ये न्यूज आई थी कि अप्रूव कर दिया है और यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। एक्चुअली दिस वाज द बॉटम, एक छोटा सा बॉटम बनाया था 800 पे हमें आइडियली निकल जाना चाहिए था। ये तो ऑप्टिमिज्म में था कि डीजीटीआर ने अप्रूव कर दिया तो 850 तक गया, और 800 फिर एक वही होता है कि एक देयर इज समथिंग कॉल्ड चीटर रैली। ये चीटर रैली एक पराग पारेख है, बहुत अभी नहीं है, ही हैज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड दिस। तो उन्होंने यही बोला था कि बहुत बार बिजनेस फंडामेंटल जो है वो आगे चली जाती है, बिजनेस फंडामेंटल में कुछ ड्रॉप हुआ तो स्टॉक विल क्रैश। लाइक अभी अच्छा कर रहा है, कुछ गड़बड़ न्यूज आई, ये नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, फिर लेकिन यहाँ तक तो फंडामेंटल के कारण नीचे गिरा, लेकिन फिर कुछ होगा, मार्केट ऐसा एक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है कि फिर एक रैली आएगी। समटाइम्स ऐसी आती है, पराग पारेख ने ऐसा बताया था, फिर उसके बाद फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे करके ऐसे आएगा। दिस इज टिपिकल टेक्स्ट बुक रैली। एंड यहाँ पे भी आप वही देख रहे हैं इन अ वे। यहाँ पे ये चार्ट जो है वो पहले से ऊपर गया, तो और अच्छा एग्जिट मिल सकता था हमें, तो 8x से 10x भी हो सकता था, 10, बट हम सो रहे थे। यहाँ पे एक चीटर रैली आई जो वापस, और उसके बाद फिर वहां से ये नीचे गिर रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे 800 तक तो हमें निकल जाना था, 820 तक वाज द राइट। तो अब यहाँ से ये नीचे गिरी है। क्वेश्चन कम्स बैक टू दिस, ये रशिया वाला जो एंगल है, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि भाई हमें, अब गवर्नमेंट ने क्यों डिसाइड किया ऐसा, आप लोग का क्या सोचना है, व्हाट जूरी मेंबर्स थिंक, ऐसा क्यों किया होगा गवर्नमेंट ने, व्हाट इज योर टेक? डिमांड अभी ज्यादा होगा इंडस्ट्रियल यूज के लिए, तो कोल प्रोडक्शन अभी ज्यादा होगा इंडस्ट्रियल यूज के लिए, तो उसके लिए जो टैन का जरूरत होगा, तो उसको लो प्राइस में अभी डंप कर रहा होगा रशिया, ये जो जियो पॉलिटिकल इश्यू के टाइम। तो लो प्राइस में अगर गवर्नमेंट को मिल रहा है, वो क्यों हाई प्राइस में मिल रहा है? वेरी गुड, यही मैं भी सोच रहा था, एग्जैक्टली यही मैंने भी सोचा। मुझे भी यही रीजन समझ में आ रहा है। तो रशिया से ऐसे भी दोस्ती है, पुराने दोस्त हैं, और एक्चुअली मैं ट्रैक कर रहा था कि रशिया से ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडियन को है या फिर किसी और को भी है, तो मैंने थोड़ा ग्लोबल और ट्रैक किया। तो ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री आई, क्योंकि वहां पे भी माइनिंग बहुत बड़ा होता है। वो तो ऑस्ट्रेलिया पूरे वर्ल्ड के लिए माइन करता है, अगर आयरन ओर की बात करें या कोल की बात करें। तो ऑस्ट्रेलिया में भी अभी भी डंपिंग चल रही है। और इंटरेस्टिंग चीज वहां भी ये है ना कि वो 2021 में भी वहां पे भी वो डंपिंग खत्म हुई थी, मतलब उनकी ड्यूटी वगैरह खत्म थी। तो 21 से वहां की इंडस्ट्री वाले लोग गए कि भाई बढ़ा, ये ड्यूटी लगाओ, ये रशिया हमें बर्बाद कर रहा है। उन्होंने उसका डेडलाइन एक्सटेंड किया हुआ है, मैंने भी वहां पे भी जाके चेक किया, वो लोग भी एक्सटेंड कर रहे हैं डेडलाइन। दे आर नॉट सेइंग कि हाँ हटाना है, कुछ नहीं, वो एक्सटेंड कर रहा है। अच्छा अप्रैल में बात करेंगे, अच्छा उसके 4 महीने बाद बात करेंगे। तो ऑल दीज गाइज गवर्नमेंट्स थिंक्स अलाइक। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को भी वही करना है, उसको भी माइन अच्छे से करना है। और वो ऑस्ट्रेलिया इज अ माइनिंग इकोनॉमी, मतलब ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर जो जीडीपी वहीं से आती है, इसलिए वो भी बैन नहीं लगा रहा है रशिया से। हालांकि उसकी कोई खास दोस्ती नहीं है, मुझे रशिया और ऑस्ट्रेलिया का जियोपॉलिटिक्स नहीं पता, बट कुछ खास तो नहीं है वो। तो ऑस्ट्रेलिया क्वाड कंट्री में है, इंडिया के साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा है। हाँ, इंडिया के साथ अच्छा है, वो तो है। चाइना के साथ बुरा है ये भी पता है, बट रशिया के साथ कैसा ये नहीं पता, क्योंकि वो अपना अपना होता है।
तो उन्होंने भी अपेरेंटली, अभी तो रशिया को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इवन यूरोपियन यूनियन वाले ने बैन लगाया था, बट फर्टिलाइजर पे नहीं लगाया था। उन्होंने बैन लगाया था बट क्रूड पे नहीं लगाया था। वही तो मुझे यही सेंस आ रहा है कि रशिया भी पूरे प्रोडक्शन मोड में। रशिया इज लाइक कि उसको पैसे चाहिए अभी गन खरीदने के लिए, जो भी मतलब उसको अभी वॉर फंड करने के लिए पैसे तो चाहिए। तो वो इंडस्ट्री को बोल रहा है कि भाई फुल स्केल ऑपरेशन करो और डंप करो, जो बना सकते हो बनाओ। तो सर्वाइवल मोड है अभी उनके लिए। तो अपेरेंटली दैट्स व्हाई उन्होंने 10 मिलियन से 11 मिलियन का टारगेट किया अभी। आप देखो 22 से 23 कारण अभी डंपिंग ये और आगे बढ़ा सकते हैं, मेरा फियर ये है। ऑस्ट्रेलिया भी कुछ नहीं कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी उसको अलाउ कर रहा है एक तरीके से, और इंडिया ने तो अलाउ कर ही दिया है, ऑफिशियली अलाउ कर दिया। इंडिया ने रीजन नहीं दिया, उसने इस न्यूज में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कोई रीजन नहीं दिया था, बट रीजन हमें क्लियर है कि वो रीजन था कि उन सस्ते में चाहिए, और इसीलिए एक दो कंपनी जो है वो घाटा भी हो तो भी उनको चलेगा। तो दिस इज द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ चाइना रशिया वाला एंगल। और अब क्वार्टरली कॉन कॉल में, लास्ट क्वार्टरली कॉन कॉल में इसका इम्पैक्ट आना शुरू हुआ। लास्ट कॉन कॉल में बोला कि भाई वॉल्यूम वर डाउन बाय 10%, नॉट जस्ट फॉर रशियन इंपोर्ट। अब रशिया पहली बार पिक्चर में आया इनके कॉन कॉल्स में, उसके पहले रशिया के बारे में कभी बात ही नहीं की, ना ही डंपिंग ड्यूटी के बारे में बात की उसने। तो दे कन्वीनियंटली नॉट एक्सपोज द बिजनेस सीक्रेट्स टू शेयर होल्डर। मतलब ये स्मार्ट प्ले करते हैं सारे कि कहां से ड्राइवर आ रहा है वो एनालिस्ट को कभी पता ही नहीं चलेगा। तो अभी रशिया का नाम आया पहली बार उन्होंने कि भाई इंपोर्ट वहां से आ रहा है, बट दे आर सेइंग कि ये अभी भी ये बोल रहे हैं कि नॉट जस्ट फॉर द रशियन इंपोर्ट, देयर वाज अ डिलेड पिकअप ऑफ इंफ्रा एंड नॉन कोल डिमांड। बोल रहे हैं कि इंफ्रा में डिमांड थोड़ी कम थी, नॉन कोल डिमांड थोड़ा कम था, यानी सीमेंट वगैरह। तो बोल रहे हैं कि अब ये गोली दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं मुझे नहीं पता। टिपिकली व्हाट हैपेंस इज दैट द डिमांड आल्सो पिक्स अप इन क्वार्टर 3 ड्रिवन बाय कोल इंडिया सब्सिडियरी टेंडर प्रोसेस वेयर एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरर आल्सो मैन्युफैक्चर वी सप्लाई देम थ्रू टू सेपरेट रूट्स। ठीक है, वो रूट में कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि बट जो भी है कहीं पे डायरेक्टली सप्लाई करते हैं, बट दे आर व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर इज कोल इंडिया वाला तो ठीक है, कोल इंडिया से डिमांड तो आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कोल इंडिया के डिमांड को कोई प्रॉब्लम ऑनेस्टली, बट जो नॉन कोल इंफ्रा वाला साइज है वहां पे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। डिलेड पिकअप हुआ है, बोले कि अभी इस क्वार्टर में नहीं हुआ है, तो I don't know why there has been a delay in this demand. But उन्होंने फिर आगे बात की है कि what happens is in a particular quarter there is a bunching that may have an impact on a particular month or particular quarter, but that does not change the equation per se as far the full year is concerned. They are saying कि भाई quarter 4 में, so we are confident in quarter 4 which is normally also the peak demand for TAN. इसलिए quarter 4 में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, हमने पहले भी देखा हुआ है, और फर्टिलाइजर का भी ठीक ठाक आता है। तो क्वार्टर 4 जो का रिजल्ट इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ इसमें। सो वी वुड हैव अ सर्टेन रिकवरी ऑफ वॉल्यूम्स। अभी वॉल्यूम रिकवरी की बात कर रहे हैं, प्राइस की नहीं कर रहे हैं, ये भी टू बी नोटेड है। एंड लाइक आई सेड सम ऑफ दिस डिमांड ड्राइवर्स व्हिच विल शिफ्ट फ्रॉम क्वार्टर 3 टू क्वार्टर 4, वो जो बता रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं कि ये नॉन कोल वाला we should be in a position to service that demand in quarter 4। बोला कि डिमांड जो है शिफ्ट हुआ है वो हम लोग उसको कैटर करके क्वार्टर 4 में रिकवरी कर देंगे। अब ये है, अब मेक और ब्रेक क्वार्टर फॉर मी एज अ शेयर होल्डर्स, बिकॉज मुझे नहीं पता, अगर ये मुझे नेगेटिव सरप्राइज करती है तो मैं पूरा पोजीशन बेच दूंगा। दैट इज माय टेक सो फार, बट आई एम होपिंग कि ये क्वार्टर अच्छा हो तो मुझे एक एग्जिट मिले। हाँ, तो और भी उन्होंने प्रेजेंटेशन में और भी क्वार्टर 4 की बात की है कि ग्रोथ मोमेंटम इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन क्वार्टर 4 व्हिच इज टिपिकली द पीरियड ऑफ पीक प्रोडक्शन फॉर माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हिच इज एक्चुअली राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो क्वार्टर 4 क्रिटिकल होता ही है सबसे ज्यादा, माइनिंग के लिए भी होता होगा। क्वार्टर 1 सर पीक में रहना चाहिए माइनिंग के लिए। अच्छा, क्वार्टर 4 में इतना पीक नहीं रहेगा। तो जैसे कोल इंडिया का ज्यादातर लोडिंग अभी समर में होता है। अच्छा, समर में होता है। ओके, हाँ, वो कोल का डिमांड ज्यादा रहता है ना समर का, इसीलिए वो कोल का, इसलिए क्वार्टर 1 अच्छा होगा। करेक्ट, हाँ, यू आर राइट कि कोल वाला जो है वो क्वार्टर 1 में बेस्ट होगा। बट क्वार्टर 4 में कैसा रहता है? क्वार्टर 4 में सर जैसे फाइनेंशियल ईयर एंडिंग रहता है तो उस टाइम के लास्ट 1-2 मंथ ट्रेंड मूवमेंट बहुत कम हो गया, अभी फिर से शुरू होने लगेगा। अभी मार्च में कम हुआ है, मतलब ट्रेड मूवमेंट। हाँ सर, प्राइस मूवमेंट बहुत कम हुआ। वी नीड टू चेक ऑन दिस, व्हाट यू आर सेइंग इज मेकिंग सेंस। सो कोल का डिमांड तो सबसे ज्यादा आता है क्वार्टर 1 में, दैट इज वेरी ट्रू। क्वार्टर 4 में बहुत स्ट्रांग नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी कोल लोडिंग के लिए वैगन भी लौटा देता है, कोई इंडस्ट्रियल यूज के लिए वैगन अभी
कोल लोडिंग के लिए तो जाता है साइडिंग में, और कोल बिना लोड करके वो खाली वागन फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए भेज देता है। ओके, मतलब ये काइंड ऑफ लल क्वार्टर, मतलब उतना अच्छा क्वार्टर नहीं होना चाहिए, तो ये गोली दे रहे, गोली हो सकती है। तो यहाँ पे अब कुछ और बता रहे हैं कि Q2 जो आफ्टर मानसून, अब ये कहानी बता रहे हैं, क्या ये चेक करना होगा। आफ्टर मानसून पीरियड द माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी स्टार्टेड पिकिंग अप इन Q3। ओके, ये बोल रहे हैं कि मानसून थोड़ा सा एक्सटेंडेड मानसून था क्या इस बार? हाँ, कुछ तो गड़बड़ हुई थी इस बार, थोड़ा सा मानसून काफी Q2 Q3 तक में दिक्कत। Q3 विटनेस मॉडरेट रिकवरी इन डिमांड। CIL overburden production grew by 21% YOY and by 53% QOQ। Q3 में बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया है CIL। CIL तो Q3 में अच्छा कर गया है, अब Q4 में इसीलिए थोड़ा कम करना चाहिए जब एक बार अच्छा, बट डिपेंड करता है CIL किस मूड में है। But cyclically, तो in Q3, TAN continue to focus on meeting the domestic demand. Sales volume decreased by 10% year over year। अच्छा, घटा था mainly due to delayed pickup of वही infra and non-coal segment and resumption of typical import of AN from Russia। यहाँ पे भी उन्होंने दोबारा बोला है, तो resumption of typical import। अब ये बोल रहे हैं कि typically ये लोग करते हैं रशिया वाले, it's very typical। अब pricing across all segment remained competitive amidst moderation of imported AN prices। अच्छा, यानी बाहर से प्राइस प्रेशर आ रहा है, मॉडरेशन, मतलब पहले AN प्राइसेस ज्यादा थी इंपोर्ट की, अब वो यानी रशिया डंप कर रहा है। तो यहाँ तो ये क्लियर बता रहा है कि भाई रशिया इज आफ्टर देयर लाइफ, तो रशिया डंपिंग कर रहा है यहाँ पे, ये क्लियर है। तो हमें एग्जिट बटन तो दबाना पड़ेगा। कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट टोटल कॉस्ट ऑफ, अच्छा ये जो बोल रहे हैं कि ये सब तो ठीक है, ये तो एक लॉन्ग टर्म चीज है, वो कर रहे हैं, दैट इज गुड। ये वो सोल्यूशन ओरिएंटेड कर रहे हैं, ये सब ठीक है, ये सब तो इसके कारण कोई बहुत मेजर चेंज नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी टू मूव फ्रॉम कमोडिटी टू स्पेशलिटी, मतलब वो क्या कर रहे हैं ना कि वो माइन में चले जाते हैं, कि इंजीनियर को भेज देते हैं कि जाओ भाई अल्ट्राटेक के माइंस में खड़े हो जाओ और उसको बताओ कि एक्सप्लोसिव कितना यूज करना चाहिए, इतना केजी अभी की जगह अभी दोपहर में करें कि शाम में करें, मतलब उसको कुछ इंजीनियरिंग ट्रिक एंड टिप्स देना, ताकि वो एक्सप्लोसिव का यूज जो है प्रॉपरली कर पाए, और ताकि वो एक्सप्लोसिव अल्टीमेटली ये लोग ही सप्लाई करते हैं एक्सप्लोसिव को, तो वो एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करें रादर देन एक प्रोडक्ट की मैं लो मेरा ये TAN लो और यूज करो की जगह वो TAN लो, उसके साथ फ्री में एडवाइस भी थोड़ा बताते हैं कैसे ऑप्टिमाइज, विच इज गुड, क्योंकि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप काइंड ऑफ माइंडसेट है, विच इज गुड, विल हेल्प देम। तो एक्चुअली ये एक जर्नी है जो उन्होंने पहले भी हाईलाइट की थी 2020 से ही। दिस इज कंपनीज इन अ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, एक्चुअली दिस इज नॉट अ लिप सर्विस, दिस एक्चुअली दे आर डूइंग, ट्राइंग टू डू टू मूव फ्रॉम कमोडिटी टू स्पेशलिटी। ये एक रिकरेंट थीम इस कंपनी में रही है, which is a good thing to have, but this is not a quarter by quarter कोई चेंज नहीं करेगा, ये तो लॉन्ग टर्म लीवर है। आउटलुक क्या है? आउटलुक इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू, ग्रोथ मोमेंटम इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन Q4, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट एंड रॉक एग्रीगेट इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव कंप्यूटर, चाहिए सीमेंट इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज द आउटलुक। अभी एक चीज यहाँ पे ये देखना है कि अब हम डेविल्स एडवोकेट प्ले करते हैं कि भाई मान लेते हैं रशिया डंप कर रहा है, अब रशियन ये सोचते हैं कि भाई स्टॉक मैं इस पे सेल कॉल देना है, सेल कॉल लेना है, तो मैं फिर मैं क्या पुश करूंगा कि अगर रशिया डंप कर रहा है तो सबसे पहले क्या होगा कि प्राइस सबसे पहले कम होगी। तो कोई भी डंपिंग होती है तो प्राइस कम होती है, तो मॉडरेशन इन इंपोर्ट प्राइसेस, ये बात तो सही बोल रहा है कि इंपोर्ट प्राइसेस तो गिरी हैं, बट डोमेस्टिक जो प्राइस वो इनकी गिरी नहीं है, ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि Q3 में देखो ये इनका ऊपर जो है वो सेल्स है और नीचे जो है वो वॉल्यूम है। तो अब देखो सेल्स जो है वो 661 से 994 यानी 50% बढ़ा है, एंड जो वॉल्यूम है वो घटा है 1400 से 1200, यानी 10% घटा है, यानी कि विच लिटरली मीन्स कि रियलाइजेशन जो है, प्राइस जो है वो मोर देन 60% से इंक्रीज हुई है, तभी जो है ये मैनेज कर पाएंगे ये नंबर, अदरवाइज ये नंबर आएगा ही नहीं। यानी कि ये प्राइसिंग पावर कहीं ना कहीं से, ये अब पता नहीं है, कभी बोलते भी नहीं है कि इनकी प्राइसिंग पावर है, बट रियलाइजेशन तो बढ़ा रहे हैं। तो मेरा जो वो सेल साइड का जो पहला सिग्नल ये होता है कि प्राइसेस क्रैश होने लगती है, तो वो अभी तक हुआ नहीं है, तो अभी भी हम सेफ जोन में है, मतलब डाउट वाले जोन में है, बट वो कैजुअलिटी वाले जोन में नहीं है। तो ये पहले तो ये रियलाइजेशन कम होगा जो 60% से बढ़ गया है पिछले क्वार्टर में। वी विल सी दिस क्वार्टर कि भाई ये रियलाइजेशन कितना हुआ है, तो सबसे की नंबर टू वॉच इज रियलाइजेशन नेक्स्ट क्वार्टर में, और बाकी बिजनेस कैसा किया वो तो है ही, बट टैन में मेरा एक पैरामीटर जो सबसे फोकस है वो रियलाइजेशन पर मेट्रिक टन,
वो अगर अच्छा है तो फिर हम सोच सकते हैं, बट बेस्ट तो ये होगा कि बहुत अच्छा करे और हम फिर से 1000 का नंबर क्रॉस करें और एग्जिट कर जाए, बट उसके बाद एक दोबारा री एंट्री करने की सोच सकते हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यहाँ पे टैन में 117% पे है, यानी कि डिमांड तो तगड़ी है, डिमांड है, तभी वो पूरा 117% पे ऑपरेट कर रहे हैं। बट जबकि उन्होंने 10% फिर भी डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे बताया ना कि 10% ईयर ऑन ईयर सेल्स वॉल्यूम डिक्रीज, हाँ यहाँ जो 10% जो डिक्रीज हुआ है, डिस्पाइट कि ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 117% हुआ है। तो एक्चुअली ये कंपनी जो है वो कैपेसिटी में फाइट कर रही है, वो मैं आपको लास्ट में बताना था, जिसके कारण मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो ये पिछले 1 साल से इन्वेस्टर को ये गोली दे रहे हैं कि भाई हम कैपेक्स कर रहे हैं 1 साल से। वो टैन मैन की स्टोरी थी, सो तो चल गई, उस पर उन्होंने कर लिया जो करना था। अब उनका एक ही स्टोरी है कि हम कैपेक्स कर रहे हैं, और क्या कैपेक्स कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं वो तो है। 2 कैपेक्स है, एक अमोनिया एक्सपेंशन और दूसरा टैनएक्स। तो अमोनिया इज बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, मैंने वो चार्ट नहीं दिखाया है, बट एक चार्ट में मैं शेयर करूंगा, उसमें अमोनिया इज सेंट्रल, अमोनिया सब जगह जाता है, तीनों बिजनेस में जाता है। तो इन्होंने क्या किया है, टोटल प्लान इन्वेस्टमेंट ऑफ 4350 करोड़ अभी तक 3,300 करोड़ कर दिया है, यानी 1000 करोड़ अभी भी करना है। डेट उसमें 2000 करोड़ का डेट है और 1334 करोड़ का इक्विटी है, ये इन्होंने रेज कर लिया है, यानी कि अब यहाँ से जो जितना रेज करना था उन्होंने रेज कर लिया, तो डाइल्यूशन अभी नहीं होने वाला है, विच इज अ गुड लॉन्ग टर्म बेसिस पे। बस 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जो कि काफी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में इनका 1200 करोड़ का है, तो वो हर साल थोड़ा थोड़ा निकाल ले रहे हैं, मतलब क्या फ्री कैश फ्लो भी काफी है इनके पास, तो वहां पे दिक्कत नहीं है। डेट भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा, डेट 2000 करोड़ का डेट लोड कर दिया है, बट बहुत ज्यादा डेट नहीं है, डेट बाय इक्विटी भी मॉडरेटेड ही है, अराउंड 1 के आसपास ही है, बहुत ज्यादा नहीं। टोटल ये है अमोनिया में, सो फार ये अमोनिया की बात कर रहे थे। अब ये टैन वाले में 2200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें अभी 450 करोड़ ही हुआ है, तो मेजोरिटी अभी 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 1600 करोड़ का बाकी। इक्विटी 446 करोड़ रेज कर लिया, तो हाँ 2200 में 446 रेज कर लिया, यानी कि डन, अब आगे जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी ये 4000 में से 1/4 कर लिया इन्होंने, मतलब इक्विटी नहीं डाइल्यूट होगी, ये दिस इज पॉजिटिव। और उन्होंने बीच में इक्विटी रेज की थी, इसीलिए अब नहीं करेंगे। अब डेट थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन फ्री कैश फ्लो भी आ रही है, तो बैलेंस शीट इनकी गड़बड़ नहीं होगी, ये तो मुझे एक एक्सपीरियंस लग रहा है एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट की बैलेंस शीट में ये लोग मैनेज कर रहे हैं बहुत स्मार्टली और अच्छा कर रहे हैं बैलेंस शीट को। तो नेट नेट अब कमीशनिंग डेट की टाइमलाइन देख लेते हैं। तो Q3 FY23 में जहां हम लोग थे, तो अमोनिया का 1,28,000 था, अब प्लस 5 लाख मेट्रिक टन, यानी ये 3 फोल्ड जंप होने वाला है अमोनिया। पूरा इनका मार्जिन सब बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो जाएगा। ये जब ये एक्सपेंशन आने वाला है आपका Q1 FY24, अभी वो अनाउंस करेंगे आई थिंक, अभी वो वेट कर रहे होंगे, अभी तक इसका अनाउंसमेंट नहीं आया है, क्योंकि Q1 FY24 तो आ गया है। हाँ, अभी 2-3 महीने में ये अनाउंसमेंट भी आना है, तो ये एक ट्रिगर हो सकता है, ये एक छोटा सा ट्रिगर हमारे लिए हो सकता है कि भाई ये उन्होंने ऑपरेशनलाइज कर लिया, तो एक प्रोजेक्ट रिस्क कम हो जाएगा। तो वैसे भी अमोनिया में उनको बस एक्सपेक्टेड कमीशनिंग Q1 का ही है, 1000 करोड़ का खर्चा बाकी है, वो कर लेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रिगर फोर्स छोटा सा आएगा हमारे लिए, वो एक पॉजिटिव है Q1 FY24 में। तो इनकी और फिर अमोनियम नाइट्रेट में देखते हैं, और फिर Q2 FY25 में फिर आएगा, नहीं उसमें तक कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक ही बार अमोनिया का कैपेक्स कर रहे हैं। दूसरा टैन का कैपेक्स वो कर रहे हैं, वो अभी तक कैपेसिटी जो है 0.5 मिलियन टन है, 0.5 मिलियन टन है, अभी उसमें अराउंड 3,76,000 ऐड करेंगे, तो 0.86, 0.5 से 0.86, यानी ऑलमोस्ट डबल, 90% कैपेसिटी इंक्रीज करने वाले हैं Q2 FY25। सो ये है इनका दूर का ये Q2 FY25 इज स्टिल 1 ईयर अवे, 1.5 ईयर अवे। तो ये जब ऑपरेशनाइज होगा, और तब तक अगर रशिया का इक्वेशन अलग होगा, तो ये वहां से भी एक मल्टीबैगर हो सकता है, जब Q2 FY25 में अगर हम बात करेंगे उसके आसपास, उसके पहले देख लेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है। अभी हम अमोनिया एक्सपेंशन पे ही प्ले कर लें, तो हमारा काम हो सकता है। फिलहाल के लिए मैं तो थोड़ा शॉर्ट टर्मिस्ट हो गया हूँ इस स्टॉक में, रशिया के आने के कारण। तो ये है, लेकिन ये काफी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्होंने ये तीनों बिजनेसेस को 3 बिजनेस हेड्स बना रखे हैं, वो तीनों आंसर करते हैं क्वार्टरली कॉन कॉल में, आंसर वगैरह जो होता है जो उनके बिजनेस से रिलेटेड, उन्होंने डेवलप किया है टीम को, अच्छा है, सब कुछ ठीक है, मतलब मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं है। सारा जो है वो गेम सप्लाई डिमांड साइड। तो अगर ग्रोथ परसेंटेज वाइज भी हमने देख ही लिया कि QOQ
टॉप लाइन ग्रोथ तो ज्यादा नहीं है ज्यादा, बट आपका ये सब ग्रोथ ज्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ काफी ज्यादा है, और वाई ग्रोथ देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफी है। मार्च 21 में आया, फिर जून 22 में आया, जून 22 में हाँ वही लग रहा है टैन का नंबर अच्छा आया होगा इसका, वो क्वार्टरली का मैंने अभी दोबारा नहीं देखा है, बट ये टैन के कारण ही बड़ा होगा। सो ये सितंबर में भी अच्छा मेंटेन करके गए, दिसंबर में थोड़ा सा कम हुआ है, तो वाई प्रॉफिट इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो यहाँ पे लग रहा है कि रशिया का इम्पैक्ट है यहाँ पे शायद, क्योंकि मॉडरेशन तो है ओवरऑल। दिस इज ऑल आई हैव टू से। So before you go from here, I would like to inform you that Sadhan is very happily onboarding Dinesh Kumar, who was our guest on data center, again discussing data center 2.0, और वहाँ पे हम लोग AI पे जो बातें हो रही हैं वो भी डिस्कस करेंगे, क्या करंट ट्रेंड्स हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली why you should come to watch out that video is for understanding which stock is not a data center stock, क्योंकि डेटा सेंटर के नाम पे बहुत सारे स्टॉक्स 5x 4x हो गए हैं, बट उनमें से कितने में वो मेरिट है और किसमें वो मेरिट नहीं है, तो हम लोग स्टॉक वाइज डिस्कस करने वाले हैं। मैं नाम पूछूंगा एंड दिनेश विल ओपाइन अबाउट whether they are going to benefit from data center mega theme or not. So stay tuned on Sadhan and do check back in next week for Data Center 2.0 Sadhan podcast.